Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay, so we were doing adjectives in our grammar session. तो कितनी एक या दो क्लासेस हमने एडजेक्टिव्स की करी थी बिफोर गोइंग टू समर ब्रेक। दो क्लासेस हमने करी थी और एक या दो क्लासेस अभी इसकी और बचती। तो क्या क्या कर लिया हमने? एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स वो भी किया था, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस वो भी किया था। देन आ जाइए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बाद फिर हाँ जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट क्लास में अपन ने जो इंपॉर्टेंट चीज करी थी वो क्या करी थी? जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स। देखो बेटा, जब हमने नाउन स्टार्ट किया तो फिर नाउन खत्म होते होते हमने कुछ सिमिलर लुकिंग नाउन्स देखे थे। एक जैसे दिखने वाले नाउन देखे थे? बोलो, नहीं देखे थे? नहीं देखे थे? जैसे कि एग्जांपल दो, कस्टम, कस्टम्स, ठीक है, मोरल, मोराल, कुछ हल्का सा एक आध स्पेलिंग एक आध लेटर में ऊपर नीचे कर लूं तो वो उसकी मीनिंग में चेंज आ जाए। ऐसे सिमिलर लुकिंग मतलब एक जैसे दिखने वाले जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसे नाउन्स देखे थे। ठीक है, अब प्रोनाउन तो फिक्स है, लेकिन अब एडजेक्टिव जैसे नाउन अनंत है, जैसे नाउन अनंत है वैसे एडजेक्टिव्स भी अनंत है। एडजेक्टिव्स क्या है? नाउन और प्रोनाउन की खूबियां बताना। तो कैसे कितनी भी खूबियां बता दो, उसकी कोई अंत नहीं है। तो फिर उसी तरीके से सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स भी हमारे पास होंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे बेटा जो दिखने सुनने में तो एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, लेकिन उनके मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, और वही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलती कराते हैं। ठीक है, क्या इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने और बोलने में करीब करीब समान ही लगते हैं, परंतु उनके स्पेलिंग और मीनिंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है, फर्क होता है। ठीक है, शुरू करें तो एक एक सेट लेते जाएंगे। पहला सेट लेते हैं हम, द पीएम वॉज गिविंग ए टॉक। गिविंग ए टॉक का मतलब होता है भाषण देना। गिविंग ए टॉक का मतलब क्या होता है? भाषण देना। पीएम जो है भाषण दे रहे थे, किस मुद्दे पे? सोशल बोले तो, पॉलिटिक्स बोले तो, इकोनॉमिकल बोले तो, आर्थिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत की समस्याओं का के ऊपर वो टॉक दे रहे थे, दैट मींस भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव रिलेटेड कोई एरर लग रही है आपको? इस सेंटेंस में कोई सा एडजेक्टिव लगा है जो आपके अकॉर्डिंग इनअप्रोप्रिएट है मीनिंग के अकॉर्डिंग? मौलिक वो फैन ऑफ करके यहाँ आ जाओ फ्रंट बेंच। बोलो, लग रहा है ऐसा कोई? नहीं लग रहा? ओके, देखो दो तरह के एडजेक्टिव है हमारे पास। एक तो है इकोनॉमिक और है कि इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, अभी कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? देखो ये प्रॉब्लम्स की विशेषताएं हैं या नहीं है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो नाउन की विशेषता बताने वाले ये एडजेक्टिव्स हुए ना तीनों ही। ठीक है, तो इसमें सोशल और पॉलिटिकल में तो सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स नहीं है मेरे पास, लेकिन इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल एक दूसरे के सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स हैं या नहीं है? और दोनों के दोनों वर्ड्स आपने सुने, देखे, पढ़े, लिखे होंगे, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि दोनों में से करेक्ट वर्ड कौन सा है, या दोनों ही करेक्ट है तो फिर डिफरेंस क्या है? दोनों ही करेक्ट है बट दोनों में कुछ डिफरेंस है। सो क्या आपको पता है इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में क्या डिफरेंस है? वो इकोनॉमिक्स होता है, वो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, बताओ इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल? दोनों ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स नाउन से बने हुए हैं, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, लेकिन मीनिंग में थोड़ा बहुत हल्का सा मामूली सा डिफरेंस है। और यहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आना चाहिए। अब आप सोचो, देखो इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल में क्या डिफरेंस हो सकता है? नहीं पता? एक तो आर्थिक, कौन सा वाला? इधर आर्थिक समस्या आनी चाहिए, इधर क्या आनी चाहिए? आर्थिक समस्या। तो आर्थिक जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा या इकोनॉमिक होगा? इकोनॉमिक, क्योंकि मैंने बता दिया वो करेक्ट है। तो इकोनॉमिकल क्या था पहले? गलत क्या कर रहे थे हम यहाँ पे? इकोनॉमिकल का मतलब क्या निकल के आ रहा था? पैसे से रिलेटेड है, दैट वो
तो इकोनॉमिक्स से तो रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से तो रिलेटेड है, बट अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था तो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स से तो वो रिलेटेड है, बट उससे रिलेटेड क्या चीज है हमारे यहाँ बजा कुछ बाहर, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई गेट नहीं है जो ऐसे बजे। हाँ बोलो, इकोनॉमिकल मतलब नहीं पता, इकोनॉमिकल मतलब होता है, चलो अपने आप देखो, किफायती, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, अर्थ से रिलेटेड या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इकोनॉमिकल मतलब होता है किफायती या मितव्ययी, मितव्ययी या किफायती समझते हो, कम खर्चा करने वाला, क्या मतलब होता है, कम खर्चा करने वाला। जैसे कि मैं कहूँ यार मेरी गाड़ी तो सीएनजी है, इसलिए मेरी गाड़ी तो काफी इकोनॉमिकल है, मतलब ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं और कम ही पैसे खर्च होते हैं, तो वहां पे इकोनॉमिकल वर्ड करेक्ट है, वहां पे इकोनॉमिकल वर्ड करेक्ट है कि मेरी गाड़ी इकोनॉमिकल है। मैं ऐसे नहीं कह सकता मेरी गाड़ी इकोनॉमिक है, समझ गए, या मैं ऐसे नहीं कह सकता मेरी समस्या इकोनॉमिकल है, उल्टी बात नहीं कह सकता, समस्या इकोनॉमिकल मतलब समस्या कम खर्चा कराने वाली है, ये कुछ जमा नहीं, पर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरी समस्या इकोनॉमिक है, आर्थिक समस्या है मेरे। क्लियर है? तो यहाँ पे देश की किफायती समस्याएं नहीं होंगी, यहाँ पे देश की आर्थिक समस्याएं होंगी जिन पर प्रधानमंत्री भाषण देंगे। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक भी एक सेंटेंस देख लो, आई डोंट हैव, आप सेलेक्ट करो, आई डोंट हैव, मेरे पास ज्यादा रुपया नहीं है, दैट्स व्हाई, इसलिए आई हैव टू बी इकोनॉमिक, आई हैव टू बी इकोनॉमिकल, आई हैव टू बी इकोनॉमिक। मितव्ययी यानी व्यय करना नहीं समझते, व्यय करना यानी खर्चा करना, मितव्ययी अल्पव्ययी, समझ गए? क्लियर है? तो मुझे कम खर्चा करने वाला बना है कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, सेंटेंस का मीनिंग को पकड़ो, अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो मुझे किफायती या मितव्ययी तरीके से कार्य करना है, तो आई हैव टू बी इकोनॉमिक नहीं आएगा, वहां पे इकोनॉमिकल गलत था, यहाँ पे इकोनॉमिकल गलत। क्लियर है? चलें सेकंड सेट ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ, पहला सेट ऑफ एडजेक्टिव्स क्लियर है सबको, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, you have two alternates, either you can stay here or you can go to a hotel, meaning what's the meaning here, आपके पास दो अल्टरनेट्स हैं, या तो आप यहीं रुके, स्टे हेयर मतलब यहीं रुक जाओ, और या फिर आप होटल में चले जाओ। तो कुछ लग रही है गलती, क्या बोले, एक बार फिर से बोलो। इधर दो जने के लिए आता है, मतलब दो जने के लिए या दो चीजों के लिए आता है, तो दो ऑप्शंस हैं इसलिए इधर आ रहा है, जरूरी होना कि दो जने, मतलब दो नंबर ऑफ आइटम्स टू होने चाहिए वहां पे, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस टू है ना यहाँ पे, या तो यहाँ रुको या कहीं और निकल लो, मतलब होटल निकल लो। हाँ सो देखो वही तो सोचना है, तो अगेन मेरे पास दो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, एक होता है अल्टरनेट जो सामने दिख रहा है, एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है, क्या डिफरेंस होता है किसी को पता है अल्टरनेटिव और अल्टरनेट? देखो ये एक नाउन है, ये एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब आप वैसे ही पता लगा सकते हो, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, एडजेक्टिव कब से ऑब्जेक्ट का काम करने लग गया, एडजेक्टिव कब से ऑब्जेक्ट का काम करने लग गया, तो यहाँ पे अल्टरनेट तो एडजेक्टिव है, अल्टरनेटिव आना चाहिए। चलो ये स्ट्रक्चर वाइज नहीं समझ पाए, लेट्स से आप स्ट्रक्चर वाइज नहीं समझ पाए तो मीनिंग वाइज समझ लो, अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट एक तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं एक छोकर एक। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव का उल्टा होता है, कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है लगातार, और अल्टरनेट क्या होता है वन बाय वन, एक छोड़कर एक, यानी हर तीसरा कह सकते, हर तीसरा। क्लियर है? तो देखो मैं यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, अल्टरनेट तो कोई तरीका होता है, इसी जैसे सपोज डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन टैबलेट लेनी है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि मुझे टैबलेट अल्टरनेट डेज पे लेनी है, क्या कहूंगा मैं, अल्टरनेट बोलो, अल्टरनेट डेज पे लेनी है।
तो डेज नाउन हो गया, और वो डेज कैसे होने चाहिए, वो डेज अल्टरनेट होने चाहिए, इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो अल्टरनेट वर्ड तो जब भी आएगा किसी न किसी नाउन के लिए आएगा, और अल्टरनेटिव वर्ड जब भी आएगा इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं, तो खुद नाउन है, ये तो खुद नाउन है। इसकी विशेषता बताने के लिए कोई और एडजेक्टिव आ जाए तो आ जाए, बाकी ये किसी की विशेषता नहीं बताएगा। और अल्टरनेट तो अभी एडजेक्टिव ही है, तो ये किसी न किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट मंथ्स। अब कोई मान लो अपन जैसे आज सुबह पढ़ रहे थे सीरीज, तो अल्टरनेट टर्म्स, एक छोड़कर एक टर्म्स ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में बनेंगे। ओके क्लियर, चलो तो इन दोनों का मीनिंग देख लेते हैं और दोनों के सेंटेंस भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव बोले तो चॉइस, विकल्प, ऑप्शन, जैसे भी आप याद रखें। अल्टरनेट मतलब हर तीसरे दिन, हर दिन छोड़, मतलब एक दिन छोड़कर। अब यहाँ पे डेज के हिसाब से देखें तो हर तीसरे दिन है ना, किसी और चीज के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अल्टरनेट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दो ऑप्शन है भैया, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अच्छा एक चीज और, अल्टरनेटिव तो अल्टरनेटिव्स भी हो सकता है, पर क्या अल्टरनेट्स हो सकता है क्या ना। एडजेक्टिव का प्लूरल होता है क्या कभी, गुड का कभी गुड्स होता है क्या, रेड का कभी राइट्स होता है क्या, ऑनेस्ट का कभी ऑनेस्ट होता है क्या, नहीं होता ना। तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, प्लूरल नाउन का होता है। प्लूरल नाउन या वर्ब, बस नाउन का प्लूरल हो सकता है और वर्ब का प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव प्लूरल कैसे कर दिया, तो बहुत सारे तरीके की गलती निकालने के, एडजेक्टिव का प्लूरल कैसे कर दिया, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव कैसे कर रहा है, और सब छोड़ो, मीनिंग आता है तो मीनिंग से भी देख सकते हैं। ओके क्लियर। तो अब एक अल्टरनेटिव भी देख लो, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसा ही है सेम। द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू टेक मेडिसिन्स ऑन अल्टरनेट डेज या अल्टरनेटिव डेज। डॉक्टर ने उसे एक दिन छोड़कर एक, अल्टरनेटिव लिख दूं अगर मैं, तो उसका वैसे तो अल्टरनेटिव डेज लिख नहीं सकता, नाउन को नाउन मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं जबरदस्ती लिख दिया तो मीनिंग नहीं निकल के आया। भाई ऑप्शन है, किसी भी दिन ले लो, डॉक्टर ऐसा तो नहीं कहेगा अपनी मर्जी से किसी भी दिन ले लो, हाँ वो फिक्स इंस्ट्रक्शंस देता है, स्पेसिफिकेशंस देता है कब लेनी है। सो यहाँ पे क्या आएगा, here alternative is wrong and alternate days is right. clear। चले नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स, दो सेट ऑफ एडजेक्टिव्स समझ गया है जो सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में है। थर्ड देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग ए जज मस्ट बी, ये मैं शायद बार मैथ की बार भी इसका एग्जांपल मैंने दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहें तो, ए जज बी अनइंटरेस्टेड इन हिज डिसीजंस, एक जज को अपने डिसीजंस में अनइंटरेस्टेड रहना चाहिए। तो ये सही बैठा क्या सही है, अनइंटरेस्टेड रहना। अच्छा सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ इंटरेस्टेड का अपोजिट क्या होगा, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होगा, चलो पहले इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना, रुचि लेना, रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट में तो चर्चित इस स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, मतलब वो स्पोर्ट में रुचि लेता है, ठीक है क्लियर। अब इंटरेस्टेड का मीनिंग समझना गया। और मान लो रुचि नहीं लेगा तो उसका अपोजिट वर्ड सही होगा, तो उसका अपोजिट वर्ड के लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, कितने, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन डिसइंटरेस्टेड and दूसरा ऑप्शन uninterested। which one is the correct, which one is the correct, disinterested या uninterested। मैं इस सेंटेंस के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं इंटरेस्टेड का उल्टा डिसइंटरेस्टेड। अच्छा मतलब सेंटेंस में इंटरेस्टेड आ गया तो मतलब अब ये तो गलत होगा ही होगा, तो डिसइंटरेस्टेड सही होगा ही होगा, तो जो सब पूछे वो डिसइंटरेस्टेड उसका आंसर होगा ही होगा, ऐसा कुछ। जितनी जल्दी आपका आंसर था वो तो इसी और इशारा दे रहा है आपको। इंटरेस्टेड के अपोजिट दोनों ही नहीं लग रहे, चलो हिंट दे देता हूं, दोनों में से एक तो है। अब बताओ डिसइंटरेस्टेड का एंटोनिम, अपोजिट को हम क्या कहते हैं, एंटोनिम, एंटोनिम सिनोनिम, सिनोनिम समानार्थी शब्द, एंटोनिम विलोमार्थी शब्द। सो विलोमार्थी बताना आपको इंटरेस्टेड का, इंटरेस्टेड का अपोजिट अनइंटरेस्टेड ही होता है। इंटरेस्टेड इंटरेस्ट लेना, अनइंटरेस्टेड इंटरेस्ट नहीं लेना, अन मतलब हट जाओ, है ना। जैसे अब हिंदी में भी अन लगा देते ना कई बार, होनी अनहोनी, क्लियर। तो अब डिसइंटरेस्टेड क्या है तो ये भी उसी से रिलेटेड, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इंटरेस्ट नहीं लेना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी में ज्यादा इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट नहीं लेना, यानी निष्पक्ष होकर इंटरेस्ट लेना, समझ गए, निष्पक्ष होकर इंटरेस्ट लेना, बराबर इंटरेस्ट लेना। तो अब जज को अनइंटरेस्टेड होना चाहिए, इंटरेस्ट मतलब भैया तुम देखो तुम्हारे हिसाब से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे केस में, ऐसे कह सकता है क्या जज कि मुझे तो मजा नहीं आ रहा तुम्हारे केस में, तुम देख लो तुम्हारे साथ सजा वजा देख लो, ऐसे कहेगा। हाँ तो डिसीजंस लेने में उसको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए,
एक जज को इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहिए, और एक जज को इंटरेस्ट लेना चाहिए लेकिन निष्पक्ष होकर लेना चाहिए। क्या क्या सही होगा? निष्पक्ष होकर। सो डिसइंटरेस्टेड मतलब निष्पक्ष होना, अनइंटरेस्टेड इंटरेस्टेड का होता है जिसका मतलब है इंटरेस्ट ही नहीं लेना, रुचि नहीं लेना। क्लियर है? ठीक है। सो दो यहाँ पे सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स फिर से है मेरे पास, इंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड। सो अनइंटरेस्टेड बोले तो नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, एंटोनिम ऑफ इंटरेस्टेड हो गया ये। ठीक है। डिसइंटरेस्टेड बोले तो नॉट बायस्ड, या बायस्ड का मतलब है जो अपन ने सीखा था प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड मतलब होता है जो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो, उसको कहते हैं बायस्ड। या किसी चीज से मतलब किसी चीज से इफेक्टेड हो, किसी चीज से वो इफेक्टेड हो। जैसे मैंने क्या, मान लो रुद्र जो है चर्चित को लेके बायस्ड है, यानी कि चर्चित से उसकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वो उसका इफेक्ट है, उससे वो बायस्ड है। नॉट बायस्ड होना चाहिए, किसी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, आप निष्पक्ष रहना चाहिए। ठीक है। इम्पार्शियल समझ गए, पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी, आप बिल्कुल इम्पार्शियल रहने चाहिए, किसी की तरफ पार्शियल नहीं रहना चाहिए, और निष्पक्ष एक ही बात। ठीक है। अब डिसइंटरेस्टेड का सेंटेंस देख लो, अभी किसका था? अब भी डिसइंटरेस्टेड का था भाई, अभी किसका था? डिसइंटरेस्टेड का था। तो अनइंटरेस्टेड का सेंटेंस कुछ भी, कुछ बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, लाइक रुद्र इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, या रुद्र इज अनइंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, कि रुद्र को फुटबॉल खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, तो तीन सेट ऑफ एडजेक्टिव्स हो चुके हैं भैया। किड्स इज एन अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड ऑफ पोएट्री। किड्स एक पोएट है, अंग्रेजी पोएट है किड्स। ओके, तो वो पोएट्री के किस प्रकार के लवर हैं? अनइंटरेस्टेड लवर है या डिसइंटरेस्टेड लवर? अच्छा, मतलब उसमें डिसइंटरेस्टेड, उसमें अनइंटरेस्टेड। अब आप बायस्ड हो, इस जगह आप बायस्ड हो, आप पे किसी न किसी चीज का इफेक्ट है, अब आप डिसइंटरेस्टेड नहीं हो इस जगह, क्योंकि आंसर इसका भी डिसइंटरेस्टेड। ठीक है भाई, अगर वो एक पोएट है तो उसको इंटरेस्ट तो लेगा ना, वो निष्पक्ष होकर इंटरेस्ट लेगा, किसी चीज को के से ज्यादा बायस्ड नहीं होगा। वो तो केवल लेट अस से कि वो तो केवल और केवल समुद्र के बारे में ही कहे, या वो तो केवल पहाड़ों के बारे में ही कहे, वो डिसइंटरेस्टेड होके पोएट्री को लव करता है। क्लियर है? अनइंटरेस्टेड होके कैसे कर सकता है भाई? ठीक है, क्लियर है? तो दोनों का आंसर डिसइंटरेस्टेड है। सो आप डिसइंटरेस्टेड रहे, अनइंटरेस्टेड ना रहे। चलो नेक्स्ट। So 3 set of adjectives we have done. Let's go to the next ones. Historic, जैसे इकोनॉमिक का इकोनॉमिकल था, अब आप सोचते रहो हिस्टोरिक क्या होता है, और हिस्ट्री आने वाले टाइम से होता है। दोनों पिछले टाइम से ही बेटा, दोनों हिस्ट्री से बने हुए हैं। जैसे इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक दोनों अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे, लेकिन अर्थव्यवस्था से तो दो तीन चीजें बन सकती हैं, और वो दो तीन चीजें जो बन गई वो क्या बनी? सिमिलरली हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास से तो ये रिलेटेड है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें सोचना है। तो सेंटेंस दे देते हैं, द ताजमहल इज ए हिस्टोरिक बिल्डिंग या हिस्टोरिकल बिल्डिंग? हिस्टोरिक, ये तो सेंटेंस आपने एसएसटी की बुक में ऐसे रखा है, भी देख लिया होगा, तो वहां से भी हिंट मिल गया होगा। आज इस साल नहीं तो पिछले साल में कहीं देखा होगा, ये जीके की बुक में भी ताजमहल के बारे में वर्णन होता है। जीके कौन पढ़ता है? आप ही पढ़ पढ़ के पहुंचे हो यहाँ तक। 6th 7th में तो पढ़ते ही होंगे, बुक आती थी एक जीके की, और 5th तक आती थी, तो वहां पर होगा ताजमहल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ताजमहल के बारे में आपने भी किसी भी बुक में कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है तो आज ही जाकर बुक चेक करना। पहले आप यहाँ बताओ, हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल? हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल। अच्छा, मीनिंग आपके हिसाब से हिस्टोरिक का मीनिंग? पुरानी हो। अच्छा, इतिहास से रिलेटेड क्या होगा? ऐतिहासिक, इतिहास से रिलेटेड। तो ताजमहल एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो ऐतिहासिक हिस्टोरिक होता है या हिस्टोरिकल होता है? हाँ, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होता है। हाँ, हिस्टोरिक प्राचीन होता है। हाँ, हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक? हिस्टोरिक। सो द करेक्ट आंसर इज हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है प्राचीन। तो आप ऐसे ध्यान मत रखो, ऐसे तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे प्राचीन, क्योंकि कई जगह आपको दोनों से चीजें सही लगेगी, ऐतिहासिक भी सही लगेगा और प्राचीन भी सही लगेगा।
तो देखो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस आप याद रखो, एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री हिस्टोरिकल होगा। क्या कहा मैंने? एनीथिंग जो कि संबंध रखे हिस्ट्री से वो हिस्टोरिकल होगा। इतिहास से संबंध रखने वाली चीज ऐतिहासिक होगी। फिर हिस्टोरिक क्या है? देखो इतिहास तो अभी 4 सेकंड पहले जो समय बीत गया वो भी इतिहास हो गया, अभी 5 मिनट पहले जो मैंने पढ़ाया वो भी इतिहास है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं है। तो इतिहास में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हिस्टोरिक हो जाता है। क्लियर है क्या? हिस्टोरिकल तो कुछ भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, अभी 5 मिनट पहले भी हिस्ट्री मानोगे उसको आप? क्या? देखो हिस्टोरिकल तो कोई भी हो सकता है, हिस्टोरिकल तो एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री है, लेकिन अगर वो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाए तो वो एक कदम और पास कर गया। वो जैसे सपोज करो आप ग्रेजुएट हो, आप अभी 10th क्लास हो तो आप 9th क्लास भी पास हो ना, लेकिन हर 9th क्लास पास 10th क्लास पास है क्या? हर 10th क्लास पास 9th क्लास पास है, पर हर 9th क्लास पास 10th क्लास पास है क्या? नहीं है ना। तो हर हिस्टोरिक तो हिस्टोरिकल है, पर हर हिस्टोरिकल हिस्टोरिक नहीं है। तो अगर आपने पास कर दिया तो आप 9th क्यों बोलोगे, आप 10th बोलोगे? तो आपने पास कर दिया तो आप हिस्टोरिक बोलोगे, हिस्टोरिकल क्यों बोलोगे? आप इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके, इंपॉर्टेंट बन चुके, अब आप हिस्टोरिक। और अगर नहीं, बस केवल आप इतिहास का एक हिस्सा हो, दैट्स इट, तो फिर आप हिस्टोरिकल हो। क्या? ऑब्वियसली देखो मैं यहाँ पे, अब गांधी जी तो इंसान थे, उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो बिल्डिंग से? उसको आप बिल्डिंग से कंपेयर मत करो, है ना? ठीक है, निर्जीव वस्तुएं या घटनाओं के लिए ये वर्ड सेंटेंस यूज। 7 वंडर्स ऑब्वियसली हिस्टोरिकल है, जितने भी 7 वंडर्स हैं वो हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकल तो है ही सही। हिस्टोरिकल तो हर चीज है। अभी 5 मिनट पहले मैं कह सकता हूँ कि अभी 5 मिनट पहले जो वक्त बीत गया वो हमारे लिए हिस्टोरिकल है ना? हिस्ट्री बन गई वो हमारे लिए, तो वो हिस्टोरिकल है। हर जो सेकंड बीतता जा रहा है वो हिस्टोरिकल बनता जा रहा है, हर सेकंड हर पल जो बीतता जा रहा है वो क्या बनता जा रहा है? हिस्टोरिकल बनता जा रहा है। उसमें कौन सा पल ऐसा है जो इतिहास में छप गया, लिखा गया स्वर्णिम अक्षरों में, वो बन गया मेरा हिस्टोरिक। अब वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो घटना भी हो सकती है, वो कोई आपने कोई रिकॉर्ड किया हो, मतलब आपने कोई किसी रिकॉर्ड को आपने छुआ हो, वो रिकॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो कई बार हम कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक पल है, तो अब आप ये देखो ऐतिहासिक पल, वहां पे मैं हिस्टोरिक मोमेंट कहूंगा, हिस्टोरिकल मोमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक पल मतलब ऐसा पल जो लिख दिया किसी। ठीक है, क्लियर? तो ताजमहल इसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लगेगा? अब मान लो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर हिस्टोरिकल तो वो है ही सही, है ना? समझ गया? क्लियर है? अब समझ में आया ना दोनों में से अप्रोप्रिएटनेस कैसे चेक करेंगे? अब हिस्टोरिकल का एक सेंटेंस देख लो, रवि हैज बीन डूइंग सम हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल रिसर्च। रवि कोई ऐतिहासिक या इतिहास से संबंधित कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, तो अभी कर रहा है ना, अभी थोड़ा ना छप गया है, अभी थोड़ा ना उसका रिसर्च छप गया, तो अभी तो इतिहास से संबंधित है, बस पास्ट जो समय है उससे संबंधित है, उसमें अभी कोई वो इतिहास में दर्ज नहीं है। देखो इतिहास से संबंधित और इतिहास में दर्ज दो अलग अलग बात, समझ गए? सो अभी क्या आएगा इसमें? हिस्टोरिकल रिसर्च, नॉट हिस्टोरिक रिसर्च। क्लियर है क्या? अभी दोनों में मामूली सा डिफरेंस है, बस समझ के चलना। चले नेक्स्ट। तो कितने सेट ऑफ एडजेक्टिव्स कर लिए हमने? 4 सेट। फिफ्थ सेट ऑफ एडजेक्टिव देखो, इसका मीनिंग आ रहा है ऊपर, इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, कनेक्टेड विद द पास्ट। एनीथिंग कनेक्टेड विद द पास्ट हिस्टोरिकल, और जो इंपॉर्टेंट हो जाए हिस्ट्री में वो क्या हो जाएगा? हिस्टोरिक हो जाएगा। ए पोएट शुड बी इमेजिनरी, मतलब ए पोएट शुड बी इमेजिनरी मतलब, just give me the meaning of this sentence. A poet should be imaginary. पोएट काल्पनिक होना चाहिए। तो देयर आर 2 वर्ड्स बेसिकली, इमेजिनरी एंड इमेजिनेटिव। इमेजिनरी जैसा आपने कहा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जो है नहीं, इस दुनिया में है नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कल्पनाओं में है, वो होता है इमेजिनरी। वो क्या होता है? अब पोएट को इमेजिनरी हो जाना चाहिए, दैट मींस पोएट को तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, पैदा होते ही मार दो, ऐसा थोड़ा ना यार। पोएट को रुद्र ने करेक्ट आंसर दिया, क्या? उसकी सोच में, उसकी सोच काल्पनिक होनी चाहिए, यानी वो ऐसा सोचे जो दुनिया में नहीं है, वो ऐसा सोचे, वो ऐसी बातों के बारे में सोचे, ऐसी चीजों के बारे में सोचे जो इस दुनिया में है ही नहीं। वो खुद काल्पनिक हो जाए ऐसा नहीं, उसकी सोच काल्पनिक होनी चाहिए, वो खुद काल्पनिक नहीं होना चाहिए। सो इमेजिनेटिव मतलब होता है
कल्पनाशील, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। तो एक पोएट को कल्पनाशील होना चाहिए, खुद काल्पनिक नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात कहें, देखो पोएट जो इमेजिनेटिव होगा वो कल्पनाएं करेगा, और जो इमेजिनरी होगा लोग उसकी कल्पनाएं करेंगे, क्योंकि वो खुद तो है नहीं, लोग ही कल्पनाएं करेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है। समझ गए? इमेजिनेटिव तो खुद कल्पनाएं करेगा, इमेजिनेटिव तो खुद कल्पनाएं करेगा, इमेजिनरी की लोग कल्पनाएं करेंगे, क्योंकि वो खुद तो है नहीं कल्पना करने के लिए। क्लियर है? तो पोएट को क्या होना चाहिए? इमेजिनेटिव होना चाहिए, ना कि इमेजिनरी होना चाहिए। अनरियल, काल्पनिक, विच इज नॉट रियल। हैविंग न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज, नए नए आइडियाज यानी कल्पनाशील जो विचार जिसके होंगे उसको हम कहेंगे। क्लियर? अब ये देखो, राइटर, हाँ कल्पना, उससे रिलेटेड नाउन, हर एडजेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। इमेजिनेशन कल्पना, उससे दो एडजेक्टिव्स बन गए, इमेजिनरी इमेजिनेटिव, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? जो दो एडजेक्टिव्स बन रहे हैं वो उसमें स्लाइट डिफरेंस है, बस वो स्लाइट डिफरेंस ही एरर क्रिएट करता है। ओके, A writer should be imaginary or imaginative in his approach if he wants to do something substantial for the society. अगर समाज के लिए कुछ substantial करना चाहता है तो उस substantial मतलब substance से जुड़ा हुआ, मूल रूप से जुड़ा हुआ, बेस से जुड़ा हुआ, जड़ों से जुड़ा हुआ। क्लियर? सब्सटेंस से जुड़ा हुआ, सब्सटेंस मतलब क्या होता है? जैसे बेस है ना, अब वो साइंटिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, बेस, BASE, बेस, बेस किसी भी चीज का एक बेस होता है, उसको हम कह सकते हैं वो उसका सब्सटेंस है। ठीक है, हाँ जी। राइटर शुड बी नॉट इमेजिनरी, अगर पोएट को इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, तो राइटर के लिए भी वो की वही बात कही जा सकती है। ठीक है कृतिका, ऐसा नहीं कि ऊपर इमेजिनेटिव है तो अब इमेजिनरी हो जाएगा, अभी भी इमेजिनेटिव ही रहेगा। इमेजिनरी तो कोई भी इंसान तो हो ही नहीं सकता। इमेजिनरी क्या हो सकते हैं? जैसे नंबर्स, जैसे भूत, भूत इमेजिनरी है। ठीक है, भूत इमेजिनरी, गोस्ट आर इमेजिनरी, गोस्ट आर नॉट इमेजिनेटिव। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स कौन से हो गए? ये 5 सेट ऑफ एडजेक्टिव्स हो गए क्या? 6 सेट ऑफ एडजेक्टिव्स। Keats is a sensual poet as his poetry contains vivid description of landscapes. ठीक है, Keats एक sensual poet है। अब वो मीनिंग सोचो आप, sensual मतलब related to senses, जैसे 5 सेंसेस होते हैं, 5 ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास जो सेंसेस का काम करते हैं, मतलब जो हमको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से? ईयर्स, आईज, देखना सुनना, स्किन टच करना, और टंग एंड नोज। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। तो एनीथिंग रिलेटेड टू सेंसेस या सेंस ऑर्गन्स को हम सेंसुअल कह सकते हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और एडजेक्टिव बनता है, एक तो सेंसुअल बनता है और एक और दूसरा बनता है, वो सोचना है। यहाँ पे सेंसुअल गलत होगा, क्यों गलत होगा बताएंगे। एज हिज, अच्छा पूरी सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं। एज हिज पोएट्री कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप्स। ठीक है, लैंडस्केप्स क्या होते हैं? ज्योग्राफी नहीं पढ़ते? हमारी पृथ्वी पे, हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग लैंडस्केप्स में डिवाइडेड है। जैसे कहीं पर प्लेन है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पे रिवर है, ओशियन है, तो ये अलग अलग लैंडस्केप होते हैं। ठीक है, लैंड के अलग अलग प्रकार के दो। अब लैंड कैसी कैसी है? कहीं तो ऊंची है, कहीं पहाड़ की तरह है, कहीं फ्लैट है, कहीं रेगिस्तानी है, तो ये सब लैंडस्केप्स होते हैं। क्लियर है? विविड मतलब होता है सूक्ष्म, पहले बताया था मैंने कि अलग अलग लैंडस्केप्स का सूक्ष्म विवरण है किसकी? कीट्स की पोएट्री में। ठीक है, इसीलिए कीट्स को सेंसुअल पोएट कहा गया है। अब बताओ सेंसुअल का एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आता है? पता है? सेंसुअल इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू फिजिकल प्लेजर्स ऑफ ए मैन। सो हम किसी भी रेप्यूटेड आदमी के लिए ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरा वर्ड है वो भी रिलेटेड टू सेंसेस है, मतलब मैं कहना तो वो चाह रहा हूं लेकिन मैं इनडायरेक्टली उसको गलत मीनिंग, गलत नेगेटिव में अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो द करेक्ट वर्ड इज सेंसुअस, नॉट सेंसुअल। वो वर्ड भी करेक्ट है, बट एक रेप्यूटेड आदमी के लिए दोनों सेंसेस से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं? सेंसेक्स, सेंसेक्स तो एक नाम रख दिया गया हमारे रजिस्टर्ड शेयर मार्केट का। वो ऊपर नीचे होता है, मतलब शेयर प्राइसेस। जो देखो टॉप 10 है, पता नहीं टॉप 16 है, ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, शायद टॉप 10 ही है। जो इंडिया की जो टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके शेयर्स टॉप 10, उनको, उनका जो कंबाइंड शेयर चलते हैं उनको हम कहते हैं सेंसेक्स।
ठीक है, अब वो चेंज होती रहती है, वो टॉप 10 में कभी कोई एंटर होती रहती है, कोई बाहर होती रहती है, जैसे जैसे कंपनीज की ग्रोथ होती है। मेरे को नहीं पता, सीरियसली मेरे को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा शेयर मार्केट में इतनी ज्यादा नॉलेज इंटरेस्ट नहीं रखता, और इंटरेस्ट नहीं रखता तो फिर सब चीज इंटरेस्ट से चलती है ना। ओके, वैसे रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत सबको रखनी चाहिए। कुछ एक शेयर प्राइसेस जो मैंने खरीदे हुए ज्यादा मैं कभी कभी उनको चेक कर लेता हूँ कितना बड़ा, जो मैंने खरीदे हुए हैं, बट बाकी ऐसे इंटरेस्ट नहीं रखता कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, आज की मीटिंग हो गई, आज ये घोषणा हो गई, इसको खरीद लें, इसको, इतना नहीं इन्वॉल्व होता है ना। क्या हाईएस्ट प्राइस कौन से शेयर की है, ये तो यार गूगल भी बता देगा, इसके लिए एक इंग्लिश के टीचर को क्यों तंग कर रहे हो। हाँ, ओके, आ जाओ। सो सेंसुअल मतलब गिविंग प्लेजर टू योर सेंसेस, अपने जो सेंसेस है यानी देखना सुनना, इनको प्लेजर, इनको खुशी देने वाला। जैसे अगर मैं कहूंगा ना कीट्स एक सेंसुअस पोएट है, यानी कीट्स एक ऐसा पोएट है जो हमारे सेंसेस को खुशी देता है। सेंसेस को खुशी कैसे देता है, मतलब आपने सुना होगा ना, कोई हम कई बार दृश्य देखते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, तो उस चीज को कहते हैं सेंसेस, समझ में, वो हमारे सेंसेस को खुशी दे रहा है, वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो कोई खाने की चीज नहीं खा रहा, बट मैं उसको देखते ही मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए, तो वो हमारे सेंसेस को खुश कर रहा है। तो गिविंग प्लेजर टू योर सेंस। कई बार आपने ऐसे कोई लाइन पढ़ी होगी, जैसे पर कई बार मूवी देखते हैं, मूवी अचानक तो सीन आता है, या कोई कोई डायलॉग ही कह देता है, कई बार इसको भावुक डायलॉग कह देता है कि सही ये रोंग पे रोना है, होता है ना ऐसा मूवी में, या कभी होता ही नहीं होता है, हुआ हो कभी ना कभी किसी ने किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, सबके साथ होता है, ये ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स होता है, ठीक है। और सेंसुअल मैंने बता ही दिया, फिजिकल प्लेजर्स ऑफ ए मैन, तो वो हम इक्विट्स के लिए यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, वो यूज हो सकता है बट इन अ डिफरेंट सेंस, है ना। Connected with physical pleasures, or this word is basically a negative adjective. Okay, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। ये बताओ, there has been a lot of industrious development in our city, तो बहुत सरल है, इंडस्ट्रियल होना चाहिए, ये तो वर्ड ही ऐसा सुनने में पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने सुना था, औद्योगिक क्रांति। तो इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इंडस्ट्री मतलब नाउन उद्योग, उस नाउन से रिलेटेड बनने वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे वो दो बनेंगे, एक तो होगा इंडस्ट्रियस, एक होगा इंडस्ट्रियल। और ये तो सबको भलीभांति पता होगा कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियस नहीं है। तो मुद्दा ये है कि इंडस्ट्रियस क्या है। हाँ रुक गए, इंडस्ट्रियस का मतलब देखो, इंडस्ट्री के अंदर जो सामान आएगा वो नाउन नहीं होगा क्या, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिव। इंडस्ट्रियस मटेरियल, तो फिर इंडस्ट्रियल मटेरियल क्या होगा, इंडस्ट्रियस मटेरियल आप कहना चाहते हो उद्योग से रिलेटेड मटेरियल, इंडस्ट्री से जो बन के आया है वो इंडस्ट्रियस हो गया नहीं। देखो एनीथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल होगा, जैसे वहां पे एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री हिस्टोरिकल था, वैसे एनीथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। नहीं, अच्छा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दे तो इंपॉर्टेंट, हाँ है तो उसी से रिलेटेड, पर देखो मीनिंग उसी से डिराइव्ड है उसका, पर एक्चुअली उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द कभी इस वर्ड को कम यूज किया जाता है करीब करीब उसी से रिलेटेड। ना, ऐसा कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट सामान आते हैं, हाँ। अच्छा सेंटेंस दे दूं, सेंटेंस दे दूंगा, सेंटेंस मौलिक is very industrious, मौलिक बहुत इंडस्ट्रियस है। अब बताओ इंडस्ट्रियस का मेहनती, अब मीनिंग करीब करीब उससे डिराइव है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो वर्क होता है वो हार्ड वर्क होता है, ठीक है, तो हार्ड वर्क करने वाला इंडस्ट्रियस। क्लियर है क्या, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती या हार्ड वर्क करने वाला, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, हाँ मीनिंग के अकॉर्डिंग तो आ सकते हैं, मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, औद्योगिक और मेहनती है। अब जैसा जैसा मीनिंग होगा वैसे, जैसे कि अगला सेंटेंस रवि इज वेरी, अब रवि इज वेरी इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस में से तो रवि इज वेरी इंडस्ट्रियस है ना, रवि बहुत औद्योगिक है, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं बना है ना, रवि बहुत मेहनती है, ये फिर भी बनता है। नेक्स्ट,
Delhi is further from Jaipur than Alwar. Meaning, I want the meaning first. Delhi is further from Jaipur than. जयपुर से दिल्ली पास में है और अलवर से दूर है। आप उल्टा बोल रहे हो। देखो, दिल्ली जो है जयपुर से दूर है और दिल्ली जो है अलवर से भी दूर है, पर दिल्ली जो है जयपुर से ज्यादा दूर है बजाय के अलवर से थोड़ा पास है। समझ गए? दिल्ली जयपुर से ज्यादा दूर है बजाय के अलवर से। देन के बाद जो चीज आती है उससे कंपैरिजन किया जाता है, तो अलवर की दूरी से कंपैरिजन यहाँ पे किया गया। क्लियर? अब दूरी में ज्यादा होने को हम फर्दर नहीं कहते हैं। अब देखो, केवल एक ही अक्षर का डिफरेंस है, फार्दर कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्दर। फार का मतलब होता है दूर होना, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फार्दर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट। तो फार, फार्दर, फारदेस्ट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। तो आप कंपैरेटिव डिग्री फर्दर नहीं लगाएंगे क्योंकि सिमिलर लुकिंग है, तो हमको लगता है शायद फर्दर इज करेक्ट, बट फर्दर इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट वर्ड इज फार्दर एंड फारदेस्ट। ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम जयपुर। तो फर्दर क्या हुआ फिर? अपन कहते हैं ना फर्दर उसने ऐसा किया, नहीं। देखो ना, एक सीक्वेंस में अगली चीज को फर्दर कहते हैं। कोई सीक्वेंस चल रहा है, उसमें अगली चीज को हम क्या कहते हैं? फर्दर। ये सपोज सीक्वेंस ऑफ कुछ एक्टिविटीज चल रहा है, तो फर्दर एक्टिविटी क्या है? मतलब अगली एक्टिविटी क्या है? कोई सीक्वेंस चल रहा है, फर्दर यानी अगला, फर्दर यानी अगला, या एक तरीके से नेक्स्ट। ठीक है? और फार्दर यानी दूरी में ज्यादा, फार्दर यानी दूरी में ज्यादा। ठीक है? इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन जस्ट सेड, जो कहा गया या जो हो गया उसके एडिशन में अब अगली चीज, उसके एडिशन में अगली चीज क्या लिखता है? क्रम में बाद में आना, क्रम में बाद में आना। कोई क्रम चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। और फार्दर मतलब दूरी में ज्यादा, ये तो पता ही है, दूरी में ज्यादा होना। क्लियर है क्या? अब इसमें बताओ, आफ्टर द डिस्प्यूट द स्कॉलर मेड, स्कॉलर मतलब क्या होता है? अच्छा, स्टूडेंट। स्कॉलर मतलब स्टूडेंट। ठीक है? तभी तो उसी से वर्ड बना है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। ठीक है? आफ्टर द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब कोई विवाद, कोई झगड़ा। ठीक है? डिस्प्यूट के बाद यानी विवाद के बाद उस स्टूडेंट ने कोई भी फर्दर या फार्दर स्पीच नहीं दी। फर्दर ऐसे थोड़ा कहेगा दूरी में ज्यादा लंबी स्पीच नहीं दी। फार्दर मतलब क्या होता है? दूरी में ज्यादा होना। और फर्दर मतलब क्या होता है? आगे, क्रम में आगे होना, यानी अगले क्रम में उसने कोई भी स्पीच नहीं दी। जो बोलना था उसने बोल दिया, डिस्प्यूट के बाद वो कुछ ही नहीं बोला। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्दर स्पीच, ना कि फार्दर स्पीच। तो कितने सेट ऑफ एडजेक्टिव्स हो गए? 7। ये 8 है। ओके, द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट। अटमोस्ट वर्ड सुना है कभी आपने? नहीं सुना? अटमोस्ट क्या मतलब होता है? अटमोस्ट का अटमोस्ट का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो मिलिटेंट्स का मतलब मिलिटेंट्स मतलब डाकू, चोर, लुटेरे, हथियारबंद लोग। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? हथियारबंद, जिनके हाथ में हथियार हो ऐसे लोग। ओके, तो जो हथियारबंद लोग थे वो पैलेस में घुसे। पैलेस बोले तो वो महल के दो। ठीक है? जो मिलिटेंट्स थे वो पैलेस में घुसे, एंटर हुए अटमोस्ट गेट से, बहुत जरूरी गेट से। बहुत जरूरी गेट क्या होता है? और बहुत जरूरी गेट से क्यों घुसेंगे? पकड़े जाएंगे। सबसे बाहरी गेट। तो एक वर्ड होता है अटमोस्ट, एक वर्ड होता है आउटर मोस्ट। क्या होता है? अब यहाँ पे क्या आएगा? अटमोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? आउटर मोस्ट। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द आउटर मोस्ट गेट। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बाहरी।
ओके, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट स्टेट्समैन ऑफ हर टाइम। इंडिया स्टेट्समैन, हाँ, इंदिरा गांधी अपने समय की पहली स्टेट्समैन थी। क्या मतलब होता है इसका? आपको वाकई में लगता है वुमेन होना चाहिए सीरियसली? फिर तो ऐसे तो चेयरमैन अगर लेडीज हो तो फिर तो चेयर वुमेन बोलोगे आप। हीना इसरानी चेयरमैन थी कि चेयर वुमेन थी? ये तो एक पोस्ट का नाम है बेटा, इसमें मैन वुमेन नहीं चलता, ये तो गद्दी का नाम है। ओके, सो स्टेट्समैन ही होगा। ओके, हाँ, अब मतलब तो बताओ स्टेट्समैन का। स्टेट्समैन का मतलब, हाँ, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, राजनेता। ठीक है, स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियन। अब आप इसको पॉलिटिशियन से रिप्लेस करो, आपको खुद को ही सेंटेंस अटपटा सा लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली सोचो, उनके समय की पहली नेता थी वो, ऐसा हो सकता है क्या पहली नेता होना? सो फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट से रिलेटेड एक वर्ड होता है, फर्स्ट नहीं फर्स्ट। अच्छा, जैसे कि अटमोस्ट का आउटर मोस्ट, फर्स्ट की जगह फोरमोस्ट क्या होता है? फोरमोस्ट। अब फोरमोस्ट का मीनिंग बताओ। इंदिरा गांधी वाज द फोरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ अर टाइम। फोरमोस्ट का मतलब होता है हमेशा आगे रहने वाली, हमेशा अग्रणी, जिसको अपन कहते हैं अग्रणी। तो अपने समय की वो अग्रणी नेता थी, इन ए पोजीशन एट द फ्रंट। फ्रंट मतलब आगे रहने वाली, आगे पोजीशन पर रहने वाली अग्रणी नेता थी, ना कि पहली नेता थी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देंगे हम फर्स्ट। हाँ, ये काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट, एल्डर और एल्डेस्ट, और इसी की तरह ओल्डर और ओल्डेस्ट। मतलब देखो मेरी बात सुनो, डिफरेंस एल्डर और एल्डेस्ट का नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये तो डिग्री में सिखाऊंगा। और डिफरेंस ओल्डर और ओल्डेस्ट का भी नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये भी डिग्री में सिखाऊंगा। ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं और ये सुपरलेटिव। तो डिग्री तो, एक मिनट, डिग्री तो अभी आएगी, डिग्री तो अभी थर्ड टॉपिक कल आएगा, है ना, लास्ट टॉपिक मतलब इस चैप्टर का। अभी डिग्री के बारे में कंपैरिजन नहीं करेंगे, अभी तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं दिस टू दिस। ये सीरीज कब आती है और ये सीरीज कब आती है, मीनिंग करीब करीब दोनों का सेम है, बट ये सीरीज यानी एल्डर और एल्डेस्ट की सीरीज कब आएगी और ओल्डर और ओल्डेस्ट की सीरीज कब आएगी। ठीक है, अभी जैसे डिफरेंस इन दोनों का देख रहे हैं, इन दोनों का देख रहे हैं, इन दोनों का देख रहे हैं, तो सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस देख। ठीक है, चलो तो सेंटेंस देता हूं मैं। दिस फोर्ट इज एल्डर या ओल्डर देन दैट फोर्ट इन अवर विलेज। मतलब फोर्ट मतलब किला, यह किला हमारे गांव के उस किले से एल्डर या ओल्डर दोनों का मीनिंग सेम, उम्र में ज्यादा। एल्डर या ओल्डर यानी दोनों का मीनिंग सेम, उम्र में ज्यादा होना। तो उससे ज्यादा पुराना, एक तरीके से उम्र में ज्यादा है, दैट मींस उससे ज्यादा पुराना किला है वो। तो एल्डर या ओल्डर, ओल्डर, ओल्डर। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट राम एज ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ आवर विलेज या एल्डेस्ट पर्सन। तो देखो इस सीरीज का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम दो में कंपैरिजन करेंगे, जैसे इस किले का इस किले से कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इसको। और इस सीरीज का हम प्रयोग कब करेंगे जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करना चाहते हैं, सबसे पुराना किला हो या सबसे बूढ़ा आदमी हो। हमको राम की रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है, सबसे पुराना आदमी है, दैट मींस सबसे बूढ़ा आदमी। तो अगेन डिग्री का कंपैरिजन मत करना, ऐसे मत कहना कि सर यहाँ पे आप है ना एल्डर लिखो। मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज ही नहीं करना चाहता, मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करना चाहता हूँ। आप तो डिसाइड करो ये सीरीज या ये, आप सीरीज में कंपेयर करोगे। सो एल्डेस्ट पर्सन या ओल्डेस्ट पर्सन? एल्डेस्ट। क्या इसलिए कि वहां पे ओल्डर है तो यहाँ एल्डेस्ट? तो आपने कभी ओल्ड मैन नहीं सुना? हाँ, तो ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड मैन में ओल्ड एडजेक्टिव ही है। हाँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो केवल और केवल ये सीरीज ही यूज हो सकती है, वो सीरीज यूज ही नहीं हो सकती। पूरी बात तो सुन ले। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो ओल्डर और ओल्डेस्ट ही यूज होगा, एल्डर और एल्डेस्ट यूज। तो यहाँ पे फोर्थ जो है नॉन लिविंग है, तो उसके लिए तो ये सीरीज चलेगी नहीं, ओल्डर चलेगी, ये आपने सही बताया। लेकिन लिविंग के लिए
दोनों सीरीज यूज हो सकती है, पर दोनों की सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनना ध्यान से, ये सीरीज तब ही यूज होती है ओनली एंड ओनली जब वो आदमी आपका ब्लड रिलेटिव हो। क्या हो? जैसे मैंने कहा ये ही इज माय एल्डर ब्रदर, तो वो मेरा ब्लड रिलेटिव हुआ। तो ब्लड रिलेशन स्थापित करने के लिए ही एल्डर और एल्डेस्ट चलता है। अब क्या राम आप सबका सबसे पुराना आदमी है, मतलब आपके घर का सबसे सबका बुजुर्ग थोड़ी नहीं है, तो यहाँ पर भी ओल्डेस्ट आएगा। कजिन अगर ज्यादा, आप देखो, आप समझ जाओ ब्लड रिलेटिव यानी ज्यादा दूर का नहीं होना चाहिए। अब जैसे खास कजिन है तो ले सकते हो ब्लड रिलेटिव में, बहुत दूर का है तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, क्लियर है? खास कजिन है, खास कजिन समझ गए ना, मतलब आपके पापा के ब्रदर का बेटा, वही होता है खास कजिन। या फिर सिस्टर का भी बेटा, हाँ मतलब सिस्टर या खास, मतलब आपके एक ही जनरेशन का गैप है, एक से ज्यादा जनरेशन का गैप नहीं है, उसको आप ले सकते हो ब्लड रिलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप एल्डर का सेंटेंस बना सकते हो ना, क्या राम इज माय एल्डर ब्रदर कह सकते हैं। क्लियर? तो दोनों के दोनों सीरीज यूज हो सकती है लिविंग के लिए, पर ये किसी के लिए भी यूज हो सकती है, और ये केवल और केवल ब्लड रिलेटिव के लिए यूज होती है। एंड देन अगेन नॉन लिविंग के लिए तो ओनली एंड ओनली यही यूज होती है। क्लियर? तो इसमें क्या आंसर था? इसमें क्या आंसर था? तो एल्डर और एल्डर्स का कोई सेंटेंस नहीं है, हम खुद भी बना सकते हैं। पर्सन्स जो कि ब्लड रिलेशंस में, यहाँ पे कोई भी अदर पर्सन्स आ जाएंगे और थिंग्स आ जाएंगे। समझ गए? इसमें थिंग्स आ जाएंगी यानी कोई भी वस्तुएं आ जाएंगी नॉन लिविंग, और पर्सन्स अदर देन द ब्लड रिलेशंस, और इसमें केवल और केवल ब्लड रिलेशंस आएंगे। डन? लास्ट देखो, हाँ ये देखो लास्ट, क्रेडिबल, 3 वर्ड्स दे रहा हूं मैं, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल और क्रेडुलस। इसके सेंटेंस में एक्सरसाइज में दूंगा, अभी मीनिंग बताओ। क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस। जो किसी से ना हारे, डेंजरस होगा, नहीं, विशाल होता है, वास्ट, ह्यूज। हाँ बोलो। क्रेडिबिलिटी नहीं समझते? इनक्रेडिबल इंडिया नहीं सुना? इनक्रेडिबल इंडिया नहीं सुना? अविश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पे विश्वास हो जाए। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ही ना हो, अविश्वसनीय। और फिर क्रेडुलस कहां से आ गया नया? क्रेडुलस कहां से आ गया? तो क्रेडुलस का भी मीनिंग क्रेडिबिलिटी से ही है, मतलब विश्वास से रिलेटेड है, पर इसका मीनिंग होता है जो जल्दी से किसी पर विश्वास कर ले। जो इंसान जल्दी से किसी पे विश्वास कर लेता है उसको हम कहते हैं क्रेडुलस, यानी भोला आदमी। समझ गए? चर्चित की तरह, ठीक है ना, बहुत जल्दी विश्वास कर ले उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडुलस। चलो मीनिंग देखो, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, बहुत जल्दी विश्वास कर लेने वाला। अब इसके सेंटेंस एक्सरसाइज में आ जाएंगे। मीनिंग समझ गए? रुक तो जाओ, ऐसी केवल वर्ड्स ही हैं। हाँ ये देख लो फटाफट, फिर कल केवल और केवल हमारा वो रह जाएगा, डिग्री रह जाएगी, और फिर खत्म कर। दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू यस्टरडे। तो देखो इसमें कुछ रूल्स है बेटा, याद रखना। मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया था कि सेम एक एडजेक्टिव है जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। जैसे बुक के लिए आ रहा है, बुक के लिए आ रहा है, सेम किताब है, जो मैंने आपको कल दी थी। तो सेम एडजेक्टिव अगर किसी नाउन के साथ लगकर एंटीसीडेंट के साथ लगा हुआ हो तो फिर ओनली एंड ओनली वी विल यूज दैट। ठीक है? अब आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताया आपने, ऐसे वर्ड्स तो पहले भी आए थे। तो पहले जो थे वो एडजेक्टिव्स नहीं थे, अभी एडजेक्टिव की बात हो रही। तो सेम एडजेक्टिव अगर किसी नाउन के साथ लगा हुआ है तो उसके साथ हम विच का कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे, किसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? दैट। और सेम की तरह ही एक और है सच, सच एस, सुना होगा ना सच एस। तो देखो सेम के साथ ये तो गलत हो जाएगा, क्या जाएगा? या तो एज या फिर दैट, पर आप विच नहीं यूज कर सकते। या तो एज यूज कर सकते हैं या फिर दैट। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पे? एज या, हाँ नहीं, लिविंग के लिए भी आ जाएगा, फिर दैट यूज करेंगे, और एज भी यूज कर सकते। लिविंग नॉन लिविंग का पंगा नहीं है यहाँ पे, ये बुक लिविंग है या कोई बॉय आ जाए तो भी एज या दैट यूज कर सकते हैं। ओके क्लियर? ठीक है, दिस इज द सेम बॉय,
हु इज माय फ्रेंड या दैट इज माय फ्रेंड, तो हु इज माय फ्रेंड रॉन्ग हो जाएगा और दैट इज माय फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम आ गया तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा या फिर एज आ जाएगा। ठीक है, और सेम की तरह ही आता है सच। इसमें बताओ जल्दी से, दिस इज द सेम बुक एज आई गेव यू यस्टरडे या दैट आई गेव यू यस्टरडे। अभी अभी ऊपर क्या लिखा हमने, दोनों। लेकिन अगर इन दोनों में से भी यूज करना पड़े तो क्या बताया, तो दोनों में से अगर हमको एक सेलेक्ट करना पड़े तो हम दैट यूज कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर दैट ऑप्शन में ना हो तो फिर हम एस यूज करेंगे, लेकिन सेम के साथ हम विच या हु नहीं यूज करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, और सच के साथ केवल और केवल एज आता है, सच के साथ केवल और केवल एज आता है। सेम के साथ एज या दैट दोनों चलते हैं, लेकिन सच के साथ केवल। सच बॉयज whom आई न्यू वर इंजीनियर्स, वो लड़के जिन्हें मैं जानता था वो इंजीनियर्स थे। तो यहाँ पे सच के साथ हम ओनली एंड ओनली क्या यूज करेंगे, सच के साथ केवल एज, सेम के साथ एज या दैट। दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज एज। सच बॉयज एज आई न्यू, याद हुआ, सेम के साथ एज या दैट, सच के साथ। अब ये आ जाओ सम, उसके बाद टेस्ट 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 लगा हुआ है। सेंटेंस देता हूं, सेंटेंस देता हूं, एन आइडल मैन शुड डू सम और अदर वर्क। मतलब आइडल का मतलब क्या होता है, इंडियन आइडल सुना होगा, क्या ये इंडियन आइडल में यही आइडल की स्पेलिंग थी, क्या स्पेलिंग थी, IDOL। तो 3 आइडल है मेरे पास, एक IDLE आइडल, एक IDOL आइडल और एक आइडियल होता है। तो तीनों का मीनिंग पता है, आइडियल मतलब होता है आदर्श, आदर्श। आइडल मतलब होता है जिसको पूजा जाना, आइडल्स होते हैं ना हमारे, आइडल्स जिसको पूजा जाए। जैसे मैं कह दूं, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है वो कहे कि सचिन तेंदुलकर इज माय आइडल, तो ये वाला आइडल है जिसको वो पूज सके, है ना। आइडल मतलब होता है ठाला आदमी, बेरोजगार, बेकार। आइडियली आइडल का मतलब क्या होता है, बेकार, जो किसी भी काम का ना हो। अब देखो एक आइडल आदमी को यानी खाली आदमी को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। तो देखो ये सेम, ये सच और ये सम, तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं, है या नहीं है, है ना। तो इनके बाद में नाउन आना कंपलसरी है। तो इसको करेक्ट करो। इसमें हम पता है क्या करेंगे, ये जो वर्क है ना, वर्क, इसको इसके जस्ट बाद लगाएंगे, क्योंकि सम के बाद उसका नाउन आना जरूरी है, और अदर को हम हमेशा लास्ट में रखेंगे। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मतलब सम लगा के कोई भी नाउन लगा दो और लास्ट में क्या छोड़ दें हम, और अदर। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ और फिर ये जो भी नाउन लगाया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने वर्क लगा दिया तो कुछ ना कुछ वर्क। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमको ऐसे कैसे याद रखना है, सम के बाद पहले नाउन आएगा, क्योंकि सम एक एडजेक्टिव है, उसके जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन, और अदर को मैं लास्ट में फेंकूंगा। इसको करेक्ट करो, एन आइडल मैन शुड डू सम वर्क और अदर। अब ये करेक्ट होगी, सम और अदर वर्क नहीं, क्या, सम के बाद जस्ट बाद में नाउन को यूज करो और अदर को ऐसे कैसे बाहर में लास्ट में छोड़ो, और उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, बाकी के रूल्स एक लास्ट क्लास कल हम लेंगे, कल इसको खत्म करते हैं। ठीक है, फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड